कहानी मेघ एक शराब। 18 साल बाद। हेलो, हाँ रुद्र बोल। एक लड़के ने ट्रेन से नीचे उतरते हुए बोला, पीयूष तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? हम लोग यहाँ गोंदिया स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, चावन नगरी में आपका स्वागत है। हाँ भाई वो तो होगी, आखिर हमारा गोंदिया चावन नगरी के लिए ही तो प्रसिद्ध है। हाँ हाँ देखते हैं कैसे चावन मिलते हैं तुम्हारे यहाँ पर। अच्छा अब ये सब छोड़ और ये बता कि अर्जुन और समीर और अनन्या तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ भाई वो सब मेरे साथ ही हैं। तो सुन, मैंने तुम लोगों के लिए जिप्सी भेज दी हैं, राम काका आते ही होगे लेने। तुम लोगों को उन्हीं के साथ ही यहाँ बलमा टोला तक आना है और यहाँ अकेले गलती से भी मत आना। उनकी फ़ोटो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दी है। उन्होंने गले में लाल रंग का गमछा और धोती पहनी होगी। हाँ हाँ दूल्हे राजा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम लोग अकेले आएंगे तो यहाँ कोई चुड़ैल पकड़ लेगी हमें। और पीयूष की बात सुनकर रुद्र चुप हो जाता है। और एक बात बता, तुझे अगर इतनी फिक्र हो रही हम लोगों की तो तुम खुद क्यों नहीं आया लेने? यार पीयूष, मैं यहाँ पर इतना बिजी हूँ कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी की तैयारी सारी मुझे ही करनी पड़ती है अकेले। पापा तो अब इस दुनिया में है नहीं और दादाजी को लकवा हुआ का है और मम्मी सारे काम अकेले संभाल नहीं सकती। हाँ भाई वो सब ठीक है, अब चल फ़ोन रख, मुझे राम काका दिख गए। हाँ ठीक है, फिर मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर रुद्र ने फ़ोन काट दिया। रुद्र बलमा टोला के सरपंच तेज बहादुर का बेटा है। तेज बहादुर अब इस दुनिया में नहीं है। रुद्र की उम्र करीब 27 साल है, जिसका कद करीब 6 फुट और रंग गोरा है और उसके बाल छोटे छोटे हैं। और रुद्र ने इंजीनियर की पढ़ाई भोपाल के एक कॉलेज से पूरी की है। रुद्र ने अपनी शादी में कॉलेज के अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया है। इस वक्त रुद्र अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है और मंडप लग रहा है। रुद्र के घर में उसकी माँ लता बहुत खुश हैं। आखिर कौन माँ खुश नहीं होगी? आखिर माँओं का सपना होता है कि अपने बेटे के दूल्हे के चेहरे में देखना। रुद्र के दोस्त गोंदिया स्टेशन पर खड़े हैं और स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे वो रहे राम काका, पीयूष ने कहा कहाँ? वहाँ पर खड़ी लड़की ने कहा, तुम यहीं रुको महारानी, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर पीयूष अपने दोस्तों को, जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के हैं, उन्हें वहीं पर छोड़कर चले जाता है। उसके थोड़ी देर बाद एक लड़की देखती है कि पीयूष अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लेकर आ रहा है, जिसकी उम्र करीब 60 साल के आसपास होगी। उस बूढ़े आदमी ने लाल रंग का गमछा और सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई है। उस बूढ़े आदमी के सफ़ेद रंग के बाल है और चेहरे पर कई सारी झुर्रियाँ हैं। उसको देखकर ही लग रहा था कि वो रुद्र के घर का बहुत पुराना नौकर होगा। पीयूष उस बूढ़े आदमी को अपने दोस्तों के पास लेकर पहुंचता है और कहता है, ये है राम काका। नमस्ते राम काका। सभी ने एक साथ राम काका को नमस्ते किया। राम काका ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बोलते हैं, आपका सामान कहाँ रखा है? अरे नहीं राम काका, आप रहने दो, हम उठा लेंगे। पीयूष के पास खड़े लंबे बाल वाले लड़के ने समीर ने कहा, तो फिर जल्दी चलो हमारे साथ, रात होने से पहले हमें बलमा टोला पहुंचना है। राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर सब अजीब से मुंह बनाने लगते, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 बजे थे और गोंदिया गांव तो 80 किलोमीटर दूर था, तो इतनी जल्दी रात कैसे हो जाती। राम काका वहां से जाने लगते हैं। सब लोग अपना अपना सामान उठाकर राम काका के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब वो लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक हरे रंग की जिप्सी लगी हुई थी। जिप्सी के पास जाकर राम काका खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग सब जल्दी से इस जिप्सी में बैठ जाइए, आप चलाएंगे जिप्सी? वहाँ खड़ी लड़की ने मुंह फाड़ते हुए कहा। हम सही सलामत तो पहुँच जाएंगे ना? पीयूष ने मजाक करते हुए कहा। वो तो अब ऊपर वाला ही बता सकता है, राम काका ने कहा। राम काका की बात सुनकर वहाँ पर खड़ा एक लंबे बाल वाला लड़का हंसने लगता है। कहता है, राम काका आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। देखो भाई कुछ भी हो, मैं तो राम काका के पास आगे बैठूंगा। पीयूष ने आगे बैठते हुए कहा। 2 लड़के और एक लड़की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। राम काका जिप्सी में बैठते हैं और जिप्सी स्टार्ट करने लग जाते हैं। रुद्र के दोस्त जिप्सी में बैठकर बलमा टोला जा रहे थे। वो लोग अभी तक रास्ते में ही थे और पीयूष ने कहा कि आपके गांव में कोई होटल है क्या? राम काका कोई जवाब नहीं देते। पीयूष ने फिर से पूछते हुए कहा, क्या आपके गांव में अंग्रेजी शराब की दुकान है क्या?
राम काका फिर से कोई जवाब नहीं देते। पीयूष की बात सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लग जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ पर 18 साल पहले जिसका गांव था मेघ, उसमें एक औरत को जिंदा जला दिया था। क्या ये सच है? पीछे बैठे लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। राम काका ने कहा, हाँ ये सच है। फिर तो उसकी आत्मा उस गांव में भटक रही होगी, पीयूष ने हंसते हुए कहा। हाँ भटक रही है, राम काका ने गंभीर स्वर में कहा। पीयूष शांत हो जाता है। क्या आप मेघ गांव के बारे में हमें बता सकते हैं? लंबे बाल वाले लड़के ने कहा। आज से कुछ साल पहले 3 गांवों के सरपंचों और उनके कुछ आदमियों ने मिलकर एक मेघ गांव की औरत को जिंदा जला दिया था। उस औरत के मरने के बाद अगले दिन ही मेघ गांव की काया पलटना शुरू हो गई। बिरजू नाम का आदमी जो एक मेघ गांव का रहने वाला है, लोग कहते हैं कि उसने एक औरत को लाल साड़ी में मेघ गांव में भटकते हुए देखा। उसने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए और उस औरत की तरफ जाने लग गया। उस औरत का उसे चेहरा नहीं दिख रहा था। बिरजू अपने कदम तेज तेज आगे बढ़ाने लगा। खेत में गेहूं की फसल लगी थी जिसकी कटाई होनी अभी बाकी थी। बिरजू खेत के बीचों बीच चल रहा था जिसके कारण गेहूं के टकराने की आवाज आ रही थी। बिरजू उस औरत के पास पहुंचा तो देखा वो औरत अचानक गायब हो जाती है। यह देखकर बिरजू का सर चकरा जाता है। बिरजू खेतों के बीचों बीच खड़ा था। दूर दूर तक अंधेरा नजर आ रहा था और अंधेरे में बिरजू खड़ा था। बिरजू की सांसें फूलने लगी। वो सोचने लगा, औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। वो ये अभी सोच ही रहा था कि उसे किसी चीज की जलने की गंध आने लगी। उसने धीरे से पीछे पलटकर देखा तो खेत के एक कोने से आग लगना शुरू हो गई थी। फिर जब उसने ध्यान से देखा तो उसके खुद के फसलों में भी आग लग रही थी। देखते ही देखते उसके आसपास चारों ओर आग लग जाती है। बिरजू के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो चारों ओर से फंस गया था। गांव वालों ने जब खेतों में आग लगते हुए देखा तो वो सभी दौड़ते हुए आए और सारा गांव इकट्ठा हो गया था। उस आग में गांव वालों ने बिरजू की चीखों की आवाज़ सुनी। गांव वालों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बुझा पाए। उस रात के बाद बिरजू को किसी ने नहीं देखा। लोगों का कहना है कि फसलों के साथ बिरजू भी जलकर राख हो गया था। जो गांव फसलों के नाम से जाना जाता था उस गांव में रातों रात ऐसी आग लगी कि उस गांव में एक भी फसल नहीं बची थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि सबके खेतों में एक साथ आग कैसे लगी। सबका मानना था कि उस औरत की आत्मा ने यह सब किया। बिरजू के मौत के 1 हफ्ते के बाद एक औरत मिट्टी का घड़ा लिए कुएं के पास जाती है। वो कुएं की बाल्टी कुएं के अंदर डालती है। गिरनी की गोल गोल घूमने की आवाज़ आती है। बाल्टी पानी में गिरने की आवाज़ आती है। जब बाल्टी पानी से भरती है तो वो औरत ऊपर खींचती है। बाल्टी को ऊपर खींचते समय बाल्टी में से पानी की बूंदें कुछ कुएं के अंदर गिर जाती है। जब वो औरत उस बाल्टी को ऊपर खींचकर देखती है तो उस बाल्टी के अंदर पानी काला था। औरत सोचती है कि इस कुएं का पानी खराब हो गया है। फिर वो औरत दूसरे कुएं के पास चली गई। दूसरे कुएं में से पानी निकाल कर देखा तो उसका पानी भी काला था। उस औरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वो औरत मेघ गांव के सरपंच दलपत राय के घर के सामने जो कुआं था उसके पास पहुंची। फिर वो उस कुएं से पानी खींचकर ऊपर देखती हैं तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर गांव वाले उसके पास आते हैं। उस बाल्टी में पानी नहीं था, किसी का खून था। यह सब देखकर गांव वालों के बीच हलचल मच जाती है। अरे ये तो खून है, गांव के किसी आदमी ने कहा। पता नहीं कौन गिर गया कुएं के अंदर, जल्दी करो, हो सकता है वो जिंदा हो। यह बोलकर ये गांव वाला कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। कुएं के अंदर कूदा आदमी बोलता है, कोई रस्सी फेंको। कुछ लोग कुएं के पास खड़े थे, वो रस्सी फेंकते हैं। कुएं के अंदर जो लाश थी उसे रस्सी से बांध देता है और कहता है, अरे कोई इसे ऊपर खींचो। कुएं के पास खड़े 4-5 आदमी उस रस्सी को खींचते हैं। वो लाश पूरी तरह पानी से भीग चुकी थी। वो लाश जैसे ही ऊपर आती है वहां पे खड़े लोगों को सभी को जैसे सांप सूंघ जाता है। वो लाश मेघ गांव के सरपंच दलपत राय की थी। दलपत राय की लाश देखकर गांव वालों के दिल में खौफ बैठ जाता है। गांव वालों ने देखा कि कुएं के ऊपर साधु लिखा हुआ था। वो साधु ऐसे लिखा हुआ था जैसे किसी ने खरोच कर लिखा हो।
दलपत राय कुएं के अंदर कैसे गिरा था यह किसी को नहीं पता था। उनका पैर फिसला या किसी ने उसको धक्का दिया या उस औरत की आत्मा ने उनको मारा था, ये राज उनकी मौत के साथ ही दबकर रह गया। गांव वालों का कहना है कि यह काम उसी औरत का आत्मा का है। उस औरत के अंतिम शब्द यही थे, साधु साधु। इस कहानी के अगले भाग को जल्दी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।